चलिए जी, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सबसे पहला जो कॉमन प्रोविडेंट फंड होते हैं, मतलब जो जनरली आपको सुनने में मिलता है, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, लेकिन एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी होता है। तो पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को समझ लेते हैं, साहब ये क्या होता है। देखिए, SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज सेटअप अंडर द PF एक्ट 1925। देखिए, आपने लॉ के अंदर PF एक्ट पढ़ा होगा या पढ़ोगे तो उसमें आपको और ज्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज से हमें उसका मेन फोकस करना है टैक्स ट्रीटमेंट में। लेकिन फिर भी मैं इसको बेस थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि हम टैक्स ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली सोच पाएं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सेटअप किया गया है अंडर PF एक्ट 1925, और ये स्कीम मेनली किसके लिए होती है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एफिलेटेड टू अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टैट्यूट अदर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। तो देखा जाए जहां पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल आ रहा है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। अब यूनिवर्सिटी वगैरह किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर ही ऑथराइज होंगी, रजिस्टर्ड होंगी। ठीक है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जो कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं जहां पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का नेक्सस है, गवर्नमेंट के अंडर चीजें फॉलो हो रही हैं, वहां पर जो PF अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब बात ये आती है, सब हम यहां पर क्यों सेग्रीगेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों दिक्कत यह है कि इनकम टैक्स के अंदर ना स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन चारों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका कंट्रीब्यूशन SPF में जा रहा होगा, तो वहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वहां पर ट्रीटमेंट अलग है। तो इस तरह से हमें इस वजह से चार अलग अलग तरह के प्रोविडेंट फंड को कंसिडर करना पड़ेगा, इनको पहले समझना पड़ेगा और फिर हम इसका टैक्स ट्रीटमेंट समझेंगे। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो प्रोविडेंट फंड होता है जो बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी के से एफिलेटेड होती है, जो कि स्टैब्लिश करी गई है किसके थ्रू? किसी स्टैट्यूट या अदर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। मतलब कहीं ना कहीं जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वहां पर प्रोविडेंट फंड SPF होता है। अब हमारा नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से भी। देखिए, इसको जरा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अब SPF को मैं थोड़ा छुपा देता हूं क्योंकि हमें ध्यान देना है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, इंपॉर्टेंट है, हर तरह से इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अब जैसे इसका नाम से डिफाइन हो रहा है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, क्या ये रिकॉग्नाइज होता है इसलिए इसका नाम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या कुछ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी होता है? हाँ, सब इसके नीचे C पॉइंट देखिए, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी होता है। लेकिन अभी हम पहले पढ़ते हैं रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज किससे होता है? गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होता है या इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज होता है? रिकॉग्नाइज किससे, वो भी हम समझेंगे यहां पे। पहले समझ लेते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम टू विच एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाइज। स्टैट्यूटरी प्रोविजन फंड किस 1928, इसका मतलब वो ज्यादा पुराना है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे भी कुछ चेंजेस आए होंगे बाद में PF एक्ट में, उसके बाद वो चेंजेस 1952 से अप्लाइज होंगे, तो वहां पर जो चेंजेस आए वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एप्लीकेबल होते हैं। तो RPF स्कीम इज अ स्कीम टू विच द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाइज। इट इज गवर्न बाय पार्ट A ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट के पार्ट A शेड्यूल 4 में इसके ट्रीटमेंट की भी बात करी गई है। अब ये क्या शेड्यूल, हमें इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रख लीजिए, पार्ट A ऑफ शेड्यूल 4 इनकम टैक्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसने 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को रखा हुआ है, कोई भी पर्सन कौन होगा? एम्प्लॉयज कौन करेगा? एम्प्लॉयर ही तो होगा, मतलब कोई मालिक आदमी है, जिसकी कंपनी है, जिसकी फैक्ट्री, जिसकी दुकान, जिसका जो है किसी ऑफिस है, वही पर्सन तो एम्प्लॉयर होगा ना, वही तो एम्प्लॉय करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 20 आदमी या उससे ज्यादा, 20 आदमी मतलब 20 पर्सन, औरत भी हो सकती है भाई, PF तो उनको भी मिलेगा ना, 20 लोग या उससे ज्यादा से एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, अपनी फैक्ट्री, दुकान, शॉप, जो भी उसने ऑफिस वगैरह बना रखा है, तो उस एम्प्लॉयर पर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने आप को PF एक्ट 1952 के तहत रजिस्ट्रेशन ले ले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 20 लोग या उससे ज्यादा को नौकरी दे रखी है अपने यहां, या एम्प्लॉयर हैं, सॉरी या एम्प्लॉय हैं उसके वो, तो उस व्यक्ति को जरूरी है कि भैया अपने यहां रजिस्ट्रेशन कराओ पीएफ एक्ट 1952 में। और क्यों रजिस्ट्रेशन कराओ? क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से पीएफ डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट में जमा करना है, प्लस आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी उस पीएफ अकाउंट में डालना पड़ेगा। ये आपके लिए मैंडेटरी हो गया है, ये आपके लिए मैंडेटरी, अब आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां पे एम्प्लॉयर भी दिमाग लगाएगा। भाई मान लीजिए मिस्टर आर की एक फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, इनके यहां 20 लोग काम करते हैं, इनके यहां 20 लोग काम करते हैं, 20 वर्कर काम करते हैं। अब हमने पढ़ा कि अगर किसी पर्सन ने 20 लोग या उससे ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है तो उस पर पीएफ एक्ट 1952 के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पीएफ एक्ट में। और जब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसका मतलब ये होगा कि 20 वर्कर को, मान लीजिए हर वर्कर को 10,000 रुपए सैलरी देता है और उसमें से 10% पीएफ काटेगा, इसका मतलब 1,000 रुपए पीएफ अकाउंट में जमा करेगा और 9,000 रुपए उनको कैश में सैलरी, मतलब इन हैंड सैलरी दे देगा। कैश नहीं कहेंगे, इन हैंड सैलरी कहेंगे, इन हैंड सैलरी दे देगा, ठीक है भाई। अगर उस पर पीएफ एक्ट लगता है तो उसको क्या करना है, 10,000 रुपए मान लीजिए वो सैलरी देता है किसी वर्कर को, तो 1,000 मान लीजिए वो पीएफ में डालता है, 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लीजिए 1,000 वो पीएफ में डाल रहा है, 9,000 रुपए इन हैंड उसको सैलरी दे देता है। और इस 1,000 के साथ साथ उसको अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन भी तो पीएफ में डालना पड़ेगा। तो उसका मतलब 1,000 एम्प्लॉय के, 1,000 एम्प्लॉयर के 2,000 रुपए पीएफ अकाउंट में उसको जमा करने पड़ेंगे, जिसमें से 50% उसका है, 50% एम्प्लॉय का है। तो ये खर्चा है। तो क्या ये बात मिस्टर आर को पता नहीं होगी कि भैया मुझे भी जमा करने पड़ेंगे? तो ये भी बड़ा चालू है, इसने ऐसा करा होगा, इसको सैलरी ही देनी होगी 11,000 रुपए, लेकिन इसने जान पे 10,000 रुपए कर दी, कि उसको पता था कि अगर मैं ये पीएफ भी जाना है तो ये भी तो मेरी जेब से जाएगा, तो उसने ऑलरेडी सैलरी कम कर दी वहां पर। यहां पर जो 10,000 रुपए देना, हो सकता है अगर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता या इसके पास सिर्फ 10 एम्प्लॉय होते या 19 एम्प्लॉय तक होते और पीएफ एक्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो हो सकता है उन्हें वर्कर को 11,000 रुपए सैलरी इसके दिमाग में था कि भाई मैं 11,000 रुपए दूंगा। लेकिन इसे अब पता कि भैया वर्कर ज्यादा है, पीएफ एक्ट लगेगा, मुझे भी देने पड़ेंगे उनको पैसे, इसलिए उन्होंने सैलरी में से पैसे काट लिए। तो ये होता है कॉस्ट सीटीसी, जो हम बस समझ रहे थे। सीटीसी के अंदर इस 10,000 के अंदर वो ऑलरेडी पीएफ का भी एडजस्टमेंट हो गई है। तो ये ऐसे कंपनी खेलती है। तो यह एक छोटा सा एग्जांपल था। तो मिस्टर आर पे क्योंकि 20 वर्कर या उससे ज्यादा होंगे तो उन पे पीएफ एक्ट लगेगा, उनको रजिस्ट्रेशन अपने पीएफ एक्ट में कराना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि भैया देखिए मेरे पास 20 एम्प्लॉय नहीं, मेरे पास मात्र 15 एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं पीएफ एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना अपना, क्योंकि मुझे अपने वर्कर की चिंता है, वो रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, मैं भी चाहता हूं कुछ कंट्रीब्यूट करता रहूं उनके नाम पे। हो सकता है मैं सैलरी में से उनकी काट लूंगा, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट करता रहूंगा उनके नाम पे। दूंगा तो सारा खर्च कर देंगे, लेकिन रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास कुछ फंड होगा। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट विश टू स्टार्ट अ स्कीम इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 20। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट विश टू स्टार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएफ टैक्स लगेगा 20 एम्प्लॉय उससे ज्यादा है तो भाई एम्प्लॉय भी कुछ नहीं कर सकता, उसको पैसा कटवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है उसको इन हैंड सैलरी ज्यादा मिले। कोई भी अपना पैसा कटवाना नहीं चाहता, उसे लगता भैया मेरे पास अभी मिल जाए पैसे, मैं अपना जमा करता रहूंगा। इसलिए पीएफ टैक्स अगर लगता है तो एम्प्लॉय कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर उस एम्प्लॉयर पर, मतलब मिस्टर आर के अगर एम्प्लॉय होते मात्र मान लीजिए 15, यहां पे मात्र होते 15 वर्कर, तो क्या इन पे पीएफ एक्ट लगता? नहीं साहब, नहीं लगता। क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी? नहीं साहब, रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन मिस्टर आर फिर भी चाहता कि मैं पीएफ अकाउंट खोलूं और अपने एम्प्लॉयर का, अपने वर्कर का पैसा काट के पीएफ अकाउंट में डालूं और मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन पीएफ एक्ट तो उस पर लगता नहीं है, तो क्या उसको अपने एम्प्लॉय की भी एग्री करना पड़ेगा? क्योंकि एम्प्लॉय कहता है पीएफ एक्ट लगता नहीं तो क्यों काट रहे हो पैसे आप, मेरा राइट है, मैं लेना चाहता हूं उस पैसे को, मुझे दीजिए आप पैसे। तो उसको अपने वर्कर से भी सलाह मशवरा करना पड़ेगा। देखो वर्कर भाइयों,
हम पे पीएफ एक्ट लगता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपनी सैलरी का 10% अपने पीएफ अकाउंट में डालिए, मैं भी उतना पैसा आपके पीएफ अकाउंट में डालूंगा और वो जो पैसा होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि आपके रिटायरमेंट होने पे आपको पूरी तरह से काम आएगा। अगर उसके एम्प्लॉयर मान जाते हैं, अगर उसके एम्प्लॉय मान जाते हैं, उसके वर्कर मान लेते हैं, हाँ साहब आप बात तो हमारे हित की कर रहे हो, हमें ही पैसा बाद में काम आएगा, तो आप फिर पीएफ अकाउंट के लिए अपने आपको रजिस्ट्रेशन करा लो। लेकिन अगर वर्कर ने मना कर दिया, हमें ना चाहिए भाई, तो झूठा है, हमें ना चाहिए पैसा तेरा अलग से, तो हमारे पैसे हमें दे दे, तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप लीगली बाउंड नहीं कर सकते ना एम्प्लॉय को, पीएफ एक्ट आप पे लगता ही नहीं, आप लेकिन जबरदस्ती पैसा काट रहे हो तो वो तो केस कर देंगे। लेकिन अगर आप पीएफ एक्ट आप पे लगता है तो आप लीगली बाउंड हो, फिर तो एम्प्लॉय कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एंड विश टू स्टार्ट अ स्कीम, विश टू स्टार्ट अ सच अ स्कीम, कब, जब 20 से भी कम हो। अब एस्टेब्लिशमेंट हैज अ चॉइस बिटवीन द फॉलोइंग टू अल्टरनेट, क्या, दे में ज्वाइन द गवर्नमेंट स्कीम सेटअप बाय द पीएफ कमिश्नर अंडर द पीएफ एक्ट। गवर्नमेंट स्कीम मतलब मैंने क्या बताया था कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पीएफ अकाउंट मेंटेन होता है और वो सेटअप किसके अंदर, पीएफ कमिश्नर होता है, जो पूरी उस पीएफ अकाउंट की देखरेख करता है। या तो आपके पास ये स्कीम है, या फिर दे में स्टार्ट अ पीएफ स्कीम इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट द अप्रूवल ऑफ द पीएफ कमिश्नर। अब ये जो हमने बात करी थी ना ट्रस्ट वाली की, आप सब अपने आप ही एक पीएफ स्कीम स्टार्ट कर दो, लेकिन आपने पीएफ स्कीम स्टार्ट तो कर दी है, आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या आपको उस पीएफ स्कीम को अप्रूव कराना पड़ेगा, किससे, पीएफ कमिश्नर से? हाँ भाई बिल्कुल कराना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल सा है ना यार, अगर आप पे पीएफ एक्ट लगता तो ऑलरेडी आप पीएफ कमिश्नर के अंडर कंट्रोल में होते, आप पे पीएफ एक्ट लगता नहीं है, आप लेकिन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पीएफ कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भैया हम पे एप्लीकेबल नहीं है लेकिन हम अप्रूवल चाहिए। या आप पे मान लीजिए एप्लीकेबल है लेकिन फिर ये अपने ओन से स्टार्ट करना चाहता है, अपनी एक खुद की पीएफ स्कीम बनाना चाहता है, जो ट्रस्ट के थ्रू मैंने बात करी थी कि आप ट्रस्ट बनाओगे। अब देखिए यहां पे नीचे लिखिए, द फर्स्ट स्कीम पॉइंट ए इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पहली वाली, जहां पर आप गवर्नमेंट के पास मेंटेन कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास मेंटेन कर रहे हो तो पीएफ कमिश्नर की देखरेख में वो ऑलरेडी इनकम टैक्स कमिश्नर से भी अप्रूव्ड है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट में एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, नीड्स टू बी क्रिएटेड फॉर रनिंग सच स्कीम एंड बिसाइड टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द पीएफ कमिश्नर, पीएफ कमिश्नर की तो अप्रूवल आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको इनकम टैक्स कमिश्नर की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जेम्पशंस भी कुछ उसमें मिलती है, कुछ टैक्सेशन का ट्रीटमेंट अलग होता है। मैंने बताया था आपको कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज हो, स्टैट्यूटरी हो या फिर पीपीएफ हो, सब में टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। और अगर आप अपनी स्कीम बनाना चाहते हो, अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हो जिसके थ्रू आप पीएफ अकाउंट स्कीम रन करना चाहते हो, अपने एंड पे करना चाहते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना चाह रहे हो, तो भैया पीएफ कमिश्नर से तो अप्रूव होने के साथ साथ इनकम टैक्स कमिश्नर से भी आपको वो पीएफ अकाउंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरपीएफ की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। In this case, the fund of the trust are required to be invested in a particular manner and the income of the trust is to claim as exempt from income tax. If Commissioner of Income Tax grants the approval, it is called RPF scheme. और ऐसे ट्रस्ट को आप इन्वेस्ट करोगे, आपको उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम एग्जेम्प्ट होगी और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ग्रांट करेगा अप्रूवल, इट इज कॉल्ड, जब वो ग्रांट कर देता है तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, मतलब हमें दो जनक जगह की कब अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जब आप खुद का स्कीम बना रहे हो, खुद का ट्रस्ट बना रहे हो, खुद ही पीएफ अकाउंट से मेंटेन रखना चाह रहे हो, तो आपको पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन जो पहला वाला केस है जहां पर गवर्नमेंट के पास पीएफ अकाउंट है, आपको अप्रूवल की जरूरत ही नहीं कुछ भी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप मेंटेन कर रही है, वो पीएफ कमिश्नर अपने आप देख रहा है, इनकम टैक्स कमिश्नर अपने आप देख रहा है, वो सब अप्रूव है, गवर्नमेंट मेंटेन करे तो सब अप्रूव है ना, क्योंकि पीएफ कमिश्नर इनकम टैक्स कमिश्नर दोनों तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आ रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी अप्रूव्ड ही है ना। सेकंड में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो हमने अभी दो पढ़े, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ लिया, सब 20 एम्प्लॉय उससे ज्यादा हो तो आपको बनाने की जरूरत है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो तो बना सकते हो। उसके बाद अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट बड़ा छोटा सा है, कहता है स्कीम स्टार्टेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट whether approved by commissioner of provident fund or not, but not approved by principal commissioner of income tax is called unrecognized provident fund। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं समझा नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझा क्या कहना चाह रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड ये कह रहा है, देखिए अगर आपका पीएफ, मान लीजिए हमारे एग्जांपल में मिस्टर आर जो एम्प्लॉयर थे जिसके यहाँ 20 वर्कर थे,
इस 20 वर्कर थे, इसका मतलब इस पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होता है, 1952 एप्लीकेबल होता है। जब इस पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा तो इनकम टैक्स पीएफ कमिश्नर और इनकम टैक्स कमिश्नर दोनों से अप्रूव्ड है, तब एप्लीकेबल है तो अप्रूव हो गई होगा। लेकिन अगर उसके मान लीजिए 15 एम्प्लॉय थे, उसके मात्र 15 एम्प्लॉय थे, 15 वर्कर थे, 15 एम्प्लॉय 15 वर्कर थे, मात्र 15 ही वर्कर थे, तो इस पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होता है? नहीं होता, पीएफ एक्ट तो एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ये फिर भी चाहता है, क्या चाहता है कि भाई मैं पीएफ अकाउंट खोलूं, खुद का ट्रस्ट बना के खोल लूं, कोई दिक्कत नहीं है, पीएफ अकाउंट खोलूं और ट्रस्ट के थ्रू खोल लूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा? पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ जी, पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसको फिर क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ जी, लेनी पड़ेगी। अगर इनकम टैक्स कमिश्नर की भी अप्रूवल मिल गई, पीएफ कमिश्नर की भी अप्रूवल मिल गई, तो हो गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल मिल गई लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल नहीं मिली, ये क्या हो जाएगा? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं समझना। अगर गवर्नमेंट के पास मेंटेन है तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट खुद मेंटेन करी, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपको एप्लीकेबल हो गई होगा आपके लिए। लेकिन आपके पास कम है, लेकिन आप फिर भी खोलना। यहाँ पे देखो एक वर्ड क्योंकि लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अ स्कीम स्टार्टेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वो कब होगा? जब आपके पास एप्लीकेबल नहीं है आप पे पीएफ एक्ट, लेकिन फिर भी आप शुरू करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपके पास एप्लीकेबल होगा, एक्ट लगता है, फिर तो आपको अप्रूवल मिल ही जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक ये भी केस बन सकता है कि आपके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल है, लेकिन आप पीएफ अकाउंट खुद मेंटेन रख रहे हो अपने पास, ट्रस्ट के थ्रू, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा ना, ट्रस्ट के थ्रू रख रहे हो, और ट्रस्ट के थ्रू रखने में भी आपको पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए और इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। अगर पीएफ कमिश्नर की मिल गई, इनकम टैक्स कमिश्नर पीएफ कमिश्नर की मिल गई लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल नहीं मिली, तो वो अनरिकॉग्नाइज हो जाएगा, अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो अगर हम देखें डिफरेंस कि रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, सिर्फ डिफरेंस एक यही होता है कि अनरिकॉग्नाइज वाले में इनकम टैक्स कमिश्नर, प्रोविडेंट प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज कॉल्ड एन नॉट अप्रूव्ड बाय। अच्छा, पहले अप्रूवल मुझे पीएफ कमिश्नर की चाहिए होगी या पहले इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी? अब इसमें भी केस बन जाता है। अब देखिए यहां पे, ये है मेरा पीएफ कमिश्नर, ये है मेरा इनकम टैक्स कमिश्नर। अगर पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल मिल गई, इनकम टैक्स कमिश्नर की भी अप्रूवल मिल गई, तो मेरा क्या होगा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर मेरे पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल मिल गई, इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल नहीं मिली, तो ये मेरा होगा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर मेरे पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल नहीं मिली, इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल मिल गई, ऐसा केस होगा ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल तभी मिलेगी जब पीएफ कमिश्नर अप्रूव कर देगा। तो ये वाला केस कभी नहीं होगा। सिर्फ केस जो बता वो ये हो सकता है कि पीएफ कमिश्नर की अप्रूवल मिल गई और इनकम टैक्स कमिश्नर की अप्रूवल नहीं मिली। ये दो केस ही हो सकता है, या तो दोनों की मिल गई या फिर इनकम टैक्स की नहीं मिली। और एक केस हो सकता है कि ना ही पीएफ कमिश्नर की मिली तो इनकम टैक्स कमिश्नर की भी नहीं मिलेगी, तो ये मेरा प्रोविडेंट फंड है ही नहीं, ये मेरा प्रोविडेंट फंड है ही नहीं। अच्छा, अगर ये प्रोविडेंट फंड ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई कंट्रीब्यूशन का कोई लॉजिक नहीं है, कोई गवर्नमेंट जमा नहीं करेगी, कोई गवर्नमेंट इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देगी, क्योंकि है ही नहीं, पीएफ फंड एक्ट ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर आपको क्या पीएफ पे इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ साहब, पीएफ पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है पीएफ अकाउंट है, ये पीएफ कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशंस वगैरह के प्रोविजंस है ना, वो नहीं मिलेंगे। क्यों? इनकम टैक्स कमिश्नर अप्रूव नहीं करा। क्योंकि हमें देखो समझना पड़ेगा, पीएफ एक्ट अलग है, इनकम टैक्स अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। पीएफ कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है भैया, सब मेंटेन होगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी मिलेगी, लेकिन अप्रूव नहीं करा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन पीएफ वाले सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज फंड में डिफरेंस। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज फंड में डिफरेंस था। तो हमने भी तीन पढ़े हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड।
अब हमारा जो लास्ट आता है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ कहते हैं। ये भी बड़ा ही कॉमन है, ये भी बहुत ही कॉमन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड